डियर स्टूडेंट, जिस टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं या जिस टॉपिक को आज हम अध्ययन करेंगे वो टॉपिक रिलेटेड है इंग्लिश ईयर थर्ड अर्थात सेमेस्टर फिफ्थ के पेपर सेकंड से। इट मीन्स आप जानते हैं कि बीए पार्ट थर्ड में अगर आप हैं तो आपका ये सेमेस्टर फिफ्थ स्टार्ट है और इस फिफ्थ सेमेस्टर में दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। तो इस सेकंड पेपर का ही एक टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। इंग्लिश है, ईयर थर्ड है, सेमेस्टर फिफ्थ है, पेपर सेकंड है, यूनिट सेकंड है, अर्लियर टेंस इन फिक्शन बात थी। इसमें जो बात आती है फिक्स पिकरेस्क नावल आती है, हिस्टोरिकल नावल आती है, गॉथिक नावल आती है, एपिस्टोलरी नावल आती है, रीजनल नावल आती है और डोमेस्टिक नावल आती है। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल नावल की। ये इतने प्रकार की नावल हैं, इसमें आज हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल नावल की कि हिस्टोरिकल नावल क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हिस्टोरिकल नावल कहते किसको है, हिस्टोरिकल नावल होती क्या है। आपको ऊपर यह है देख लिया, हिस्टोरिकल नावल इज अ फॉर्म ऑफ फिक्शन दैट रिकॉन्स्ट्रक्ट द पास्ट थ्रू इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग। हिस्टोरिकल नावल जो होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि हिस्टोरिकल नावल जो होती है इज अ फॉर्म ऑफ फिक्शन, ये एक फिक्शन नावल होती है दैट रिकॉन्स्ट्रक्ट्स, जिसे रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है अर्थात पुनः बनाया जाता है, द पास्ट थ्रू इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग। इसमें कुछ कल्पनात्मक बातों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि आप जितनी हिस्टोरिकल फिल्में देखते हैं उसे किसी एक पार्ट को लिया जाएगा और फिर उसमें कल्पनाओं को जोड़ दिया जाएगा। इसी में यह हिस्टोरिकल नॉवेल आती है। हिस्टोरिकल नॉवेल इसी को रिकॉग्नाइज करती है। इट कंबाइंस हिस्टोरिकल फैक्ट एंड द क्रिएटिव इन्वेंशंस। ये हिस्टोरिकल फैक्ट को क्रिएटिव इन्वेंशन से रिलेट कर देती है, अर्थात जो है क्या करती है, इससे संबंधित कर देती है, ये बात देती है। और क्या करते हैं फिर उसके बाद प्रेजेंटिंग इवेंट्स, घटनाओं को प्रेजेंट करती है, कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करती है, एंड सेटिंग्स रूटेड इन द स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड। और किस सेट करती है, एक रूटेड जड़ में ले आकर के इन ए स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड, कोई हिस्टोरिकल पीरियड के जड़ में ले जाकर के उसको बैठा देती है। कोई एक हिस्टोरिकल पीरियड था उसी के बारे में ये वर्णन कर देती है। इसके बारे में जब मैंने आपको अभी इससे पहले वाले वीडियो में जो पिकरेस्क नावल था उस पर मैंने इसमें बात किया था, आप उस पर देखिएगा। आगे हम जो गॉथिक नावल पढ़ेंगे तो इस पीरियड में कर देता है। मैंने बताया था कि किस तरीके से उसमें जोड़ा जाता है। इट्स पर्पस इज नॉट मेयरली टू रिकॉर्ड हिस्ट्री बट टू रिव्यू द स्पिरिट ऑफ द एज। इसका जो मैटर होता है ना, ये इसका ये नहीं होता है नॉट कि ये रिकॉर्ड करे हिस्ट्री, बट रिव्यू, ये रिव्यू करते हैं अर्थात उसको पुनर्जीवित करते हैं, रिवाइव करते हैं। जैसे रिवाइव आता है आपका पुनर्जीवित करना या नया करना, थोड़ा सा उसको और शानदार बनाना। द स्पिरिट ऑफ द एज, और उस स्पिरिट को, उस एज को ऑफ एज थ्रू द इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आइडियल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। किसके माध्यम से, इमोशन के माध्यम से, कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से, उसमें क्या झगड़ा हुआ था, क्या क्रिएशन हुआ था, एंड आइडियल्स, और क्या आदर्श थे, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के क्या आदर्श थे, क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे, क्या इमोशन थे, क्या उनके की मांग थी, क्या झगड़ा था। अगर हम इसकी डिफिनेशन और ओरिजिन की बात करते हैं कि हिस्टोरिकल नॉवेल होती क्या था, तो इसकी डिफिनेशन देखिए। द टर्म हिस्टोरिकल नॉवेल रिफर्स टू अ नॉवेल सेट इन एन अर्लियर टाइम। इसे एक शुरुआती दिनों में इसे सेट किया गया था अर्थात बनाया गया था। देन दैट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन था, कॉम्पोजिशन से पहले अर्थात रचना से पहले इसके बारे में इसे सेट कर दिया जाता है। द टर्म हिस्टोरिकल नॉवेल रिफर्स टू अ नॉवेल सेट इन अर्लियर टाइम, अर्लियर टाइम में इसे सेट किया जाता था। देन दैट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, इसकी रचना से पहले इसको सेट किया जाता है। यानी कि अगर इसकी रचना आज की जाती है, इसको कंपोज आज किया जाता है, लिखा आज जाता है, तो इससे पहले वाली बातों को इसमें सेट किया जाता है, पहले वाली बातों को सेट किया जाता है इसमें। इट सीक्स टू रिक्रिएट अ पास्ट सोसाइटीज, और ये क्या करता है, इट सीक्स टू रिक्रिएट, ये क्या करती है, ये तलाश करती है, रिक्रिएट करती है
पास्ट सोसाइटीज, और ये पिछली जो है गुजरी हुई सोसाइटी जो समाज होता है उसके बारे में ये बात करती है, उसके मैनर के बारे में बात करती है, एंड वैल्यूज, और उनके वैल्यू के बारे में बात करती है थ्रू फिक्शनल कैरेक्टर। और उसमें फिक्शनल कैरेक्टर डाल दिया जाता है, अर्थात जो है अपने आप से जो कैरेक्टर होते हैं, जो झूठे कैरेक्टर या यूं कह लीजिए क्रिएटेड कैरेक्टर होते हैं, उनको डाल दिया जाता है। इन इंटरैक्टिंग विद रियल हिस्टोरिकल फिगर्स और इवेंट्स, उनको क्या कहता है, इंटरैक्टिंग। और उसको जो है कैसे उनको डाला जाता है, उसको उसमें डाल दिया जाता है इस तरीके से कि वो कुछ और हो। मेरी बात यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें ऐसे लोगों को डाला जाता है, इंटरैक्टिंग, उसको इंटरैक्ट कर दिया जाता है, उसे जोड़ दिया जाता है विद रियल हिस्टोरिकल फिगर्स, उसके जो वास्तविक फिगर जो होते हैं, जो ऐतिहासिक लोग हैं, उनसे उनको जोड़ दिया जाता है, और इवेंट्स या घटनाओं से उनको जोड़ दिया जाता है। द जेंडर ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ये जो जेंडर जो थी, ये जो स्टाइल थी, ये कब क्रिएट हुई थी, ये अर्ली 19th सेंचुरी में ये क्रिएट हुई थी। और किसके साथ, इसको कौन क्रिएट करने वाला था, विद सर वॉल्टर स्कॉट, इसको वॉल्टर स्कॉट ने क्रिएट किया था, ऑफन क्रेडिटेड एज इट्स फाउंडर, और इन्हीं को इसका फाउंडर भी माना जाता है। हिज नॉवेल वेवरली 1814 में लिखी गई थी, इस्टेब्लिश द मॉडल फॉर हिस्टोरिकल फिक्शन, और इसी को जो है वेवरली जो था वही 1814 में जो लिखी गई थी, इसी को इस्टेब्लिश किया जाता था, माना जाता है द मॉडल फॉर हिस्टोरिकल फिक्शन, इसे हिस्टोरिकल फिक्शन इसको माना जाता है, बाय ब्लेंडिंग रोमांटिक इमेजिनेशन विद द हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी। इसमें दो चीजें थी, इसमें एक तो ब्लेंड किया गया है रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक कल्पनाओं को भी डाला गया है, विद हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी, और अथॉरिटी ऑथेंटिसिटी इसमें वर्ड आया है कि एक प्रामाणिकता या सच्चाई, एक हिस्टोरिकल सच्चाई को रोमांटिक फॉर्म से मिला दिया गया है, अर्थात रोमांटिसिज्म को सच्चाई से जोड़ दिया गया है इस नॉवेल में जो वेवरली है। अगर हम इसके फीचर की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले चीज आती है हिस्टोरिकल सेटिंग, की इसकी हिस्टोरिकल सेटिंग कैसे होती है। द स्टोरी इज सिचुएटेड इन अ रियल पास्ट, सबसे पहला इसका ये होता है कि कोई कहानी एक है जो रियल पास्ट में हैपन हुई थी, जो घटित हुई थी। ऑफन डिपिक्टिंग वार्स, और ये सामान्यतः जो है ये वर्णन करते हैं किसको, युद्ध का करते हैं, रिवोल्यूशन अर्थात जो विद्रोह को बताती है, और मेजर सोशल ट्रांजिशन, या किसी मेजर सोशल ट्रांजिशन को बताती है, अर्थात जो परिवर्तन को बताती है, जो सामाजिक वो वहां पे परिवर्तन हुआ था उसके बारे में बताती है। मेजर सोशल, जो बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ है उसके बारे में ये बात करती है। ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, इसमें फैक्ट और फिक्शन का मिक्सर होता है। ये रियल इवेंट्स, देखिए रियल इवेंट्स एंड फिक्शनल प्लॉट्स को एग्जिस्ट, ये एक रियल इवेंट्स होते हैं जो वास्तविक घटना होती है, वो फिक्शनल प्लॉट के साथ चलती रहती है, को एग्जिस्ट, एक साथ चलती रहती हैं। इसमें जो है ऐसा नहीं है कि को एग्जिस्ट माने एक साथ होना, एक साथ चलना। टू मेक, क्या कहते हैं, टू मेक हिस्ट्री इमोशनली एंगेजिंग, और इसे जो क्या कहते हैं कि भावनात्मक रूप से लोगों को ये जोड़ दे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ देती है। ऑथेंटिक डिटेल की बात अगर हम करते हैं इसमें, द लैंग्वेज कॉस्ट्यूम्स, इसमें ये क्या कहता है, ऑथेंटिक डिटेल्स इसकी जो होती है, इसके बारे में अगर आप देखते हैं कि ये ऑथेंटिक डिटेल्स क्या होती है, कि इसमें सबसे ये चीज होती है कि द लैंग्वेज कॉस्ट्यूम, ये कॉस्ट्यूम जो होता है ये ड्रेस होता है, लेकिन इस ड्रेस के बारे में ये जानिए कि ये ड्रेस होता क्या है। ये विशेष पोशाक होती है, कॉस्ट्यूम जो होती है ये विशेष पोशाक होती है। जैसे अगर हम किसी राजा की बात करेंगे या कोई राजा का कैरेक्टर लाया जाएगा तो वो राजा वाली पोशाक पहने होगा, है ना, तो वो उसी चीज होती है, तो उसको जो है क्या कहता है, उसी को कॉस्ट्यूम कहा जाता है। और कस्टम्स किसको शो करता है,
कस्टम्स को शो करता है। द लैंग्वेज, कस्टम्स, कॉस्ट्यूम एंड द एटमॉस्फियर आर द रिक्रिएटेड एक्यूरेटली। ये सारी चीजें, लैंग्वेज होती है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, एंड एटमॉस्फियर होता है और वहां का माहौल, वातावरण होता है, आर रिक्रिएट एक्यूरेटली, और बिल्कुल सही सही तरीके से उसे रिक्रिएट किया जाता है जो सारी चीजें होती हैं। तो उसके रीति रिवाज और सारी चीजों को उसमें बनाया जाता है, क्या क्या चीजें वहां पे आई थी, किस तरीके से लोग रहते थे, उनका रहने का क्या तरीका था, वो कपड़ा कैसा पहनते थे, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो द हीरो ऑफन रिप्रेजेंट्स द कॉमन पर्सन कॉट बिटवीन द सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। देखिए एक चीज यहां पे आपको मैं बता दूं कि अगर इसमें कैरेक्टर की बात आती है तो सबसे पहले जो ये बात आती है कि इसमें ये बताता है कि द हीरो ऑफन रिप्रेजेंट, हीरो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, द कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, कॉट बिटवीन द सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, जो पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस से वो जो है फंसा हुआ है, पकड़ा गया है। इसमें एक कॉमन आदमी होता है और वो सामाजिक और पॉलिटिकल ताकतों के बीच में वो फंसा होता है या पकड़ा गया होता है, ये एक चीज होती है। अगर हम बात करते हैं मोरल एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन की, तो दिस नॉवेल एक्सप्लोर हाउ हिस्ट्री शेप द ह्यूमन डेस्टिनी एंड मोरल चॉइस। देखिए ये एक चीज, ये अगर हम इसको फिलोसफिकल तरीके से इसको देखते हैं, इस नॉवेल को, इस प्रकार की नॉवेल को पढ़ने में, अर्थात हिस्ट्रिकल नॉवेल पढ़ने में हमको किस तरीके की चीजें आई थी, तो अगर हम इस बारे में देखना चाहते हैं तो ये है कि इसमें हम ये देखकर पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से इंसान या मनुष्य जो था पहले की अपेक्षा आज डेवलप किया है या क्या हुआ है, किस तरह से उसने अपने आप को शेप दिया है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, सर वॉल्टर स्कॉटिस के है, इवान हो है, वेवलरी है, और मेडिवल एंड जैकोबियन हिस्ट्रीज इसमें बताई गई है। लियो टॉलस्टॉय के द वॉर एंड द पीस है, द नेपोलियनिक वॉर्स इन रशियन, रशिया में जो नेपोलियनिक वॉर थी उसके बारे में क्या है। चार्ल्स डिकेंस की है ए टेल ऑफ टू सिटीज, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इसमें बात की गई है। विक्टर हॉक्स की है लेस मिजरेबल है, ये जो है 19th सेंचुरी के और फ्रांस के बारे में ये बात की गई है। जॉर्ज इलियट से रोमोला है, ये रेनेसां फ्लोरेंस की बात की गई है। ये सारी चीजें इसमें आई हुई हैं। ये जो 4-5 राइटर्स हैं और इन लोगों ने अपनी नावलों में क्या क्या चीजों को कहा, मैंने बिल्कुल एक एक लाइन में बता दिया है, क्योंकि ज्यादा लंबी लाइन में बताना ना आपको याद रहेगा और यहाँ पे वक्त की बर्बादी होगी। अगर हम इसके बाद जो मेन चीजें हैं उसको जानिए कि इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ था इन द 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ है। लेटर हिस्टोरिकल नॉवेल्स एक्सपेंडेड बाय बियॉन्ड द यूरोपियन सेटिंग टू द इंक्लूड द colonial एंड पोस्ट colonial हिस्ट्रीज। ये इसमें 2-3 चीजें आई हैं। सबसे पहले यानी लेटर, ये जो डेवलपमेंट हुआ था 20th और 21st सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो जो लेटर हिस्टोरिकल नॉवेल्स, जो बात की हिस्टोरिकल नॉवेल है, एक्सपेंडेड बियॉन्ड द यूरोपियन सेटिंग, ये यूरोपियन सेटिंग से हट करके थी, बाहर चली गई थी। टू द इंक्लूड्स कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज, ये कॉलोनियलाइजेशन जो चला था, जो इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया था हर जगह, उसके बारे में ज्यादा बात करती है। जैसे केवल ये इसी पे नहीं था, पोएम में भी था, है ना। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा, पोएट्री में आएगा, और मेलबॉर्न एक नॉवेल है, अरे सॉरी एक पोएम है, उसमें पढ़ेंगे मेलबॉर्न में, तो वो भी कॉलोनियलाइजेशन के बारे में उस पोएम में बताया गया है कि किस तरीके से ये लोग आते हैं और यहाँ पे आके अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। सामान्य तरीके से लोग वहां रहते थे, हर जगह सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से लोग रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। और फिर उसके बाद जब वहां अंग्रेज आते हैं तो वहां पे वो अपना कानून चलाने लगते हैं, अपना पावर दिखाने लगते हैं। उसी के बारे में इसमें ज्यादा बात की गई है। पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज के बारे में बात की जाए। राइटर्स सच एज सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, हिलैरी मैंटल, Wolf Hall and the Amateur Ghost, The Glass Palace,
इस तरीके की जो ये नावल है, ये सारी चीजें ये बता रहे हैं, सलमान रुश्दी ने बताया, अमिताभ घोष ने बताया है, और जो है हिलेरी मेंटल ने बताया है। ये ब्लेंडेड हिस्ट्री विद द मिथ, इन्होंने हिस्ट्री को मिथ के साथ मिला दिया है, पॉलिटिक्स को मिला दिया है, एंड मेमोरी को भी मिला दिया है। अगर हम इस पे बात करते हैं, क्वेश्चनिंग ऑफिशियल वर्जन्स ऑफ द पास्ट, और क्वेश्चन करते हैं वर्जन ऑफ द पास्ट, पास्ट पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। 10 द हिस्टोरिकल नॉवेल इवॉल्व फ्रॉम प्योर रिकॉन्स्ट्रक्शन। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल नॉवेल जो है इवॉल्व है, शामिल है फ्रॉम द प्योर रिकॉन्स्ट्रक्शन। ये प्योर रिकॉन्स्ट्रक्शन से ये प्रभावित है कि किस तरीके की बात थी। ये प्योर रिकॉन्स्ट्रक्शन इसका होता है, फिर से इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया है टू री इंटरप्रिटेशन, और इसको फिर से प्रस्तुत किया गया है अ डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। और एक ऐसा डायलॉग है, देखिए बात अभी मैंने बताया था कि पिछली घटनाओं को हम वर्तमान में कहते हैं, यानी कि हम उसका वर्णन करते हैं जो पहले हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जो पिछले डायलॉग से आज के डायलॉग से उसको ये कर दिया जाएगा, ब्लेंड कर दिया जाएगा, तो वही चीज इसमें होती है। पर्पस एंड सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, अगर हम इसके पर्पस की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ चीजें आएंगी आपको देखने को। The historical novel reminds readers that history is not a fixed record but a living narrative shaped by imagination। ये क्या कहता है कि ये रिमाइंड हमें याद दिलाती है, अगर हम हिस्टोरिकल नॉवेल को पढ़ते हैं तो ये हमें याद दिलाती है कि हिस्ट्री इज नॉट अ फिक्स, हिस्ट्री फिक्स नहीं है, यानी ये एक तरीके से नहीं फिक्स रिकॉर्ड नहीं है, बट अ लिविंग नारेटिव, बल्कि ये एक चलता फिरता नारेटिव है, जीवित नारेटिव है, शेप्ड बाय इमेजिनेशन, इसको कल्पना के द्वारा इसे आकार दिया गया है। इट अलाउज, ये करता अस टू सी हाउ ह्यूमन वैल्यूज पावर एंड स्ट्रगल ट्रांसेंड टाइम। किस तरीके से ये हमें बताता है, ये इसके द्वारा हम सीखते हैं। इट अलाउज अस टू सी, ये हमें बताता है कि हम देखें क्या ह्यूमन वैल्यूज, हम मानवीय मूल्यों को देखें, उनकी शक्ति को देखें, उनके संघर्षों को देखें, उनके ट्रांसेंडेंस को देखें कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को आज के स्तर से अपने आप को ऊपर उठाया है। किसके? टाइम जैसे टाइम आता बढ़ता गया, कैसे उन्होंने अपने स्तर को ऊंचा उठाया है। नेक्स्ट इसमें बात आती है, बाय एंटरिंग द पास्ट द रीडर गेन्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट। जब आदमी पास्ट में जाता है तो वो उसे अपने प्रेजेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है कि पहले क्या था, आज क्या है। अगर आप बहुत से लोगों से अपने पास्ट पुरानी बातों को पूछिएगा तो आपको जैसे लगेगा कि कुछ था ही नहीं, लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। आज हम लोग घर में रहते तो पता ही नहीं लगता कि लाइट कब कटी और लाइट कब गई, कब आई, हमें पता ही नहीं लगता है। लेकिन उस जमाने में इन सब चीजों को फेस किया जाता था और ये सारी प्रॉब्लम्स थी और बहुत सी प्रॉब्लम्स को लोग फेस करते थे और उसके हैबिचुअल थे, उनको उसी में मजा आता था। आगे थोड़ा सा इसकी शॉर्ट देख लेते हैं, अर्थात कंक्लूजन देख लेते हैं। अ हिस्टोरिकल नॉवेल Therefore stands between history and the art। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यहां पे मैंने डाल दिया कि हिस्टोरिकल नॉवेल जो होती है, इसलिए स्टैंड बिटवीन हिस्ट्री एंड आर्ट, ये हिस्ट्री और कला के बीच में खड़ी होती है। इट यूजेस स्टोरी टेलिंग टू ह्यूमनाइज हिस्टोरिकल ट्रूथ। ये जो है ना स्टोरी टेलिंग है जो ह्यूमनाइज कर देती है, मानवीकरण कर देती है किसको? हिस्टोरिकल ट्रूथ, ऐतिहासिक सच का जो है मानवीकरण कर देती है, वर्तमान में उसे ला देती है। कनेक्टिंग पर्सनल इमोशन विद द पब्लिक इवेंट्स, और पर्सनल इमोशन को पब्लिक इवेंट से जो है इसको जोड़ देती है। इट इज बोथ अ मिरर टू द पास्ट एंड अ लेंस फॉर द प्रेजेंट, और ये मिरर है पास्ट का और साथ ही ये एक लेंस है जिसके माध्यम से आप प्रेजेंट को देख सकते हैं। टर्निंग मेमोरी इनटू मीनिंग, और मेमोरी जो है अर्थ में बदल जाती है, अर्थात हम अपनी याद को अर्थ में बदल देते हैं। इसका हिंदी देख लीजिए, आराम से पढ़ने के लिए हिंदी देख सकते हैं।
जब तक मैं हाथ ऊपर से नीचे ले जाता हूं तब तक आप लोग इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आराम से देख भी सकते हैं। चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है। डिफाइन द पिकरेस्क नॉवेल एंड डिस्कस इट्स मेन फीचर्स। पिकरेस्क नॉवेल को डिफाइन कीजिए और इसके मेन फीचर्स को का डिस्कस कीजिए, वर्णन कीजिए। आराम से देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज द पिकरेस्क नॉवेल डिफर फ्रॉम द अदर अर्ली नॉवेल्स। पिकरेस्क नॉवेल कैसे पहले के नॉवेल से ये डिफर है, इसके बारे में देखना है, बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्कस द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द पिकरेस्क नॉवेल। सोशल सिग्निफिकेंस, इसका सामाजिक महत्व के बारे में पूछ रहा है। पिकरेस्क नॉवेल का सामाजिक महत्व क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एपिसोडिक नेचर ऑफ द पिकरेस्क नॉवेल। एपिसोडिक जो अर्थात वो जो खंड में इसको नॉवेल को प्रस्तुत किया गया था उसके महत्व के बारे में पूछ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ द पिकरेस्क नॉवेल ऑन द लेटर इंग्लिश फिक्शन। बाद के इंग्लिश फिक्शन पर इसने कैसे प्रभाव डाला था, इसके बारे में यह है क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी आवश्यकता का हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप नई चीजों से अवेयर हो लें, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें होती हैं, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होती है, कोई जो है फालतू का किस्सा कहानी नहीं होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती है। टू द पॉइंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।